अक्सर ऐसा होता है कि इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां, कुछ नाम कहीं खो जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही नायिका बीना दास की कहानी को जानेंगे, जिनके हिम्मत की गूंज आज भी हमारे कानों में पड़नी चाहिए। तो आखिर कौन थीं बीना दास? देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत कोई आम तरीके से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक धमाके से, एक ऐसे पल से जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थीं। तो चलिए सीधा उसी दिन पर चलते हैं। तारीख थी 6 फरवरी 1932। जगह थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन हॉल। सोचिए कैसा माहौल होगा। हर तरफ उत्साह है, जश्न है। स्टूडेंट्स अपनी डिग्री लेने के लिए लाइन में लगे हैं और स्टेज पर ब्रिटिश राज के बड़े बड़े अफसर मौजूद हैं। और फिर अचानक से उस हॉल की शांति भंग हो जाती है। एक नौजवान लड़की जो अपनी डिग्री लेने आगे बढ़ती है, वो अपनी डिग्री की जगह एक रिवॉल्वर निकालती है और सीधा बंगाल के गवर्नर पर गोली चला देती है। उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक पढ़ी लिखी लड़की को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए पहले उस कौन को जानना जरूरी है। आखिर कौन थी वो महिला जिसके हाथ में वो रिवॉल्वर था? कौन थी बीना दास? तो बीना दास का जन्म कलकत्ता के एक पढ़े लिखे और राष्ट्रवादी परिवार में हुआ था। मतलब देशभक्ति तो उनके खून में थी। उनके पिता एक जाने माने टीचर थे और उनकी बहन खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तो बैथ्यून कॉलेज में पढ़ाई करते करते ही वो भारत को आज़ाद देखने के सपने के साथ क्रांतिकारियों के एक संगठन से जुड़ गईं। देखिए, बीना का ये जो कदम था ना, ये कोई अचानक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक रिएक्शन था जिसमें उस वक्त हर हिंदुस्तानी जीने पर मजबूर था। तो आखिर हालात थे कैसे उस समय भारत के? अंग्रेजों ने ना ऐसे ऐसे काले कानून बना रखे थे कि पूछिए मत। जैसे कि रॉलेट एक्ट, मतलब किसी को भी बिना कोई मुकदमा चलाए बस शक के आधार पर जेल में डाल दो। ना कोई वकील, ना कोई दलील। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी। अपनी ही सरकार के खिलाफ कुछ बोलना एक जुर्म था। और भेदभाव तो देखिए कितना साफ था। आर्म्स एक्ट को ही ले लीजिए, हिंदुस्तानियों को हथियार रखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अंग्रेज वो आराम से हथियार लेकर घूम सकते थे। सोचिए, अपने ही देश में एक हिंदुस्तानी को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। और जलियांवाला बाग, उसे कैसे भुलाया जा सकता है? 1000 से ज्यादा निहत्थे लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे और उन पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसा दी गईं। इस एक घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। पर बात सिर्फ जुल्म की नहीं थी, आर्थिक शोषण भी चरम पर था। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती, भारी भरकम लगान वसूला जाता। और हद तो तब हो गई जब देश में अकाल पड़ा था और यहां से अनाज इंग्लैंड भेजा जा रहा था। यहां लाखों लोग भूखे मर रहे थे। तो इस सब के बाद यह समझना जरूरी है कि बीना दास की वो गोली सिर्फ एक गोली नहीं थी। वो उस जुल्म, उस बेइज्जती, उस गुलामी के खिलाफ पूरे देश की एक आवाज थी। ये एक चेतावनी थी कि बस अब और नहीं। लेकिन इतने बड़े और साहसी कदम की एक कीमत तो चुकानी ही थी। तो चलिए देखते हैं कि गोली चलने के बाद क्या हुआ, बीना दास का क्या अंजाम हुआ और इतिहास ने उन्हें कैसे याद रखा। उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अदालत में भी बीना दास डरी नहीं। उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि वो अपने देश के लिए मरना चाहती थीं। उन्हें 9 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। और यहीं पर कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। विडंबना देखिए, जिस आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी जेल में कुर्बान कर दी, उसी आज़ाद हिंदुस्तान ने उन्हें भुला दिया। उनकी बाकी की जिंदगी संघर्ष और गरीबी में बीती। ये टाइमलाइन उनकी पूरी जिंदगी की कहानी बयां करती है। 1932 का वो क्रांतिकारी पल, उसके बाद 9 साल की जेल और फिर आज़ादी के बाद दशकों का गुमनाम अंधेरा। और अंत तो और भी दर्दनाक था। 1986 में ऋषिकेश में वो बेहद गरीबी की हालत में मृत पाई गईं और उनके शव को पहचानने में भी हफ्ते लग गए। बीना दास की कहानी एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करती है। हम इतिहास के बड़े बड़े नायकों का तो जश्न मनाते हैं, लेकिन उन अनगिनत लोगों का क्या, जिन्होंने बीना दास की तरह चुपचाप अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी वीरांगनाओं के बलिदान को कभी भी भुलाया ना जाए।